सुपर सिटी द विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास की। इससे पहले हम उत्तर भारत के इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं। उत्तर भारत के इतिहास में जो राजपूत वंश थे, जो बंगाल के पाल वंश, सैन वंश थे, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे पहले हम बादामी के चालुक्यों के वंश के बारे में पढ़ेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो बादामी के चालुक्य वंश शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पॉलिटी का भी हम शुरू करने जाएंगे। जल्दी से ही हम पॉलिटी शुरू करेंगे। पॉलिटी की वीडियो आपको मिलेंगी, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पॉलिटी भी आप शुरू करिएगा। तो हमने जो पढ़ा था उत्तर भारत के इतिहास में, वो राजपूत वंश पढ़े थे। और ये जो सब कहानी है, जितनी भी कहानी पढ़ रहे हैं, ये कब की है? ये गुप्त काल के बाद की है। यानी गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के बाद जो उत्तर भारत का इतिहास और जो दक्षिण भारत का इतिहास है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उत्तर भारत का इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी वीडियो आपको मिल चुकी है। और आज हम दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे पहले बादामी के चालुक्य वंश, मैंने आपको ये बताया, ये पढ़ेंगे। तो बादामी के चालुक्य वंश की जानकारी जो हमें मिलती है, जानकारी के स्रोत, वो ऐहोल अभिलेख से मिलते हैं। आपको मैंने पहले बताया भी था कि ऐहोल अभिलेख में, जो ऐहोल अभिलेख है रवि कीर्ति द्वारा लिखित है। जो रवि कीर्ति एक दरबारी कवि रहा पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का एक महान शासक था। आगे हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो ऐहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। हुएन सांग के विवरण भी हमें जो है बादामी के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि हुएन सांग ने भी चालुक्य वंश की यात्रा की थी। और महाकूट स्तंभ लेख से भी इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चालुक्य वंश, क्योंकि ये बादामी में उदय हुए थे, बादामी में उदय होने के कारण ही इन्हें बादामी के चालुक्य वंश कहा जाता है। इनका जो संस्थापक था वो पुलकेशिन प्रथम था, जिसने 535 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। उसने 535 ईस्वी से 567 ईस्वी तक शासन किया था। इसकी राजधानी बातापी थी। आधुनिक बादामी मतलब आजकल अब जो बोलते हैं उसे बादामी बोलते हैं। इसने एक उपाधि धारण की हुई थी, पृथ्वी बल्लभ की उपाधि धारण की थी। किसने? पुलकेशिन प्रथम ने। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी शासक बनता है कीर्तिवर्मन प्रथम, जो 567 से 597 ईस्वी तक शासन करता है। इसे बातापी का प्रथम निर्माता कहा गया है, और इसके बहुसुमण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला इसे बताया गया है, जिसका उल्लेख महाकूट स्तंभ लेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाकूट स्तंभ लेख में। कीर्तिवर्मन के बाद पुलकेशिन द्वितीय 608 ईस्वी में शासक बनता है, 642 ईस्वी तक शासन करता है। हर्षवर्धन को इसने नर्मदा नदी के तट पर हराया था, और उसी विजय के उपलक्ष्य में इसने एक उपाधि धारण की थी, परमेश्वर की। कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की। पल्लव शासक महेंद्र वर्मा को इसने पराजित किया था, लेकिन महेंद्र वर्मन का जो उत्तराधिकारी था नरसिंह वर्मन, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि नरसिंह वर्मन श्रीलंका का एक राजा होता है मानबम्ब, तो मानबम्ब के साथ मिलकर इसकी हत्या कर देता है। किसकी? पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक रहा है। देखो, पुलकेशिन द्वितीय के जो संबंध थे वो ईरान के साथ भी थे। अजंता की चित्रकारी में, जो अजंता की गुफाएं हैं, वहां की चित्रकारी में पुलकेशिन को ईरान के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। आती है इतनी बात समझ में? और 615 ईस्वी में, कब? 615 ईस्वी में इसने बेंगी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बनाया था। किसने बनाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। आगे इतनी बात समझ में? तो पुलकेशिन द्वितीय एक महान शासक था इस वंश का। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी होते हैं विक्रमादित्य प्रथम, विजयादित्य और विनयादित्य। लेकिन उनके बारे में कोई ज्यादा ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया जिनके बारे में बताना उचित हो। विक्रमादित्य जो 733 से विक्रमादित्य द्वितीय जो 733 से 747 ईस्वी तक शासन करता है। ये है वंश की दो राजकुमारियों से शादी करता है। एक का नाम होता है त्रिलोक महादेवी, और एक का नाम होता है लोक महादेवी। त्रिलोक महादेवी एक त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाती है, और लोक महादेवी एक लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाती है। और
इसी बताबी के चालुक्य वंश को जो अंतिम शासक था वो कीर्तिवर्मन था। 747 से 757 तक वो शासन करता है, जिसका पतन करके दंतीदुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक होता है, एक नए वंश की स्थापना करता है, राष्ट्रकूट वंश की। कौन? दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। हम आगे पढ़ेंगे। तो बादामी के चालुक्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? राष्ट्रकूट। लेकिन राष्ट्रकूट को हम आगे पढ़ेंगे, आज हम चालुक्य वंश कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि राष्ट्रकूट का पतन होने के बाद फिर कल्याणी के चालुक्य आते हैं, लेकिन आज हम चालुक्य वंश कंप्लीट करेंगे। देखो, जो बादामी के चालुक्य वंश होते हैं ये सहिष्णु होते हैं, धार्मिक मामलों में सहिष्णु होते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। बौद्ध धर्म से संबंधित भी कुछ गुफाओं का इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है? और भारत में इसी समय पारसी धर्म का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था। जो पारसी धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था वो इसी समय शुरू हो गया था। किस समय शुरू हो गया था? वातापी के चालुक्य वंश के समय। चालुक्यों ने, देखो यहाँ पर अगर हम कला और स्थापत्य की बात करें तो इन्होंने एक शैली, बेसर शैली का आधार निर्मित किया था। एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको कला निर्मित जो शैलियां हैं, बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, इनके बारे में आपको बताऊंगा। वो आपको मिल जाएगी वीडियो। चालुक्य ने बेसर शैली का आधार निर्मित किया था और ऐहोल में 70 शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। जो ऐहोल है वहां पर 70 शिव मंदिरों का निर्माण कराया था, और उन्हीं में एक जो जैन मंदिर का निर्माण था वो कराया गया था रवि कीर्ति द्वारा, क्योंकि रवि कीर्ति एक जैन धर्म को मानने वाला दरबारी कवि था, पुलकेशिन द्वितीय का। और यहीं पर जो वातापी के चालुक्य हैं इन्होंने काफी मंदिरों का निर्माण तो कराया ही, पत्थरों को और चट्टानों को काटकर बहुत सारे इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। एक मंदिर जो विरूपाक्ष का मंदिर है वो भी इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये था वातापी के चालुक्य वंश। यहां तक आया समझ में? अब हम बात करते हैं बेंगी के चालुक्य। आपको पता ही है बेंगी के चालुक्य, जिन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है, जिनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं पहले आपको अवगत करा चुका हूं। आप पहली वीडियो मेरी देख लेना, उसमें आपको इनकी भौगोलिक स्थिति मिल जाएगी। तो इसका जो संस्थापक होता है विष्णुवर्धन होता है। विष्णुवर्धन जिसे बेंगी को जीतकर कौन? पुलकेशिन द्वितीय विष्णुवर्धन को यहाँ का शासक बनाता है 615 ईस्वी में। यहाँ का शासक बनाता है 615 ईस्वी में, और 633 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसकी जो राजधानी होती है वो 3 होती है, एक पिष्टपुर, बेंगी और राजमुंद्री, ठीक है? उसके बाद जो इसका दूसरा उत्तराधिकारी बनता है वो आता है विजयादित्य प्रथम, तो 746 से 764 ईस्वी तक शासन करता है, और राष्ट्रकूटों से रक्षा करने का श्रेय इसे जाता है। उसके बाद जो शासक बनते हैं विजयादित्य द्वितीय भी आता है, जिसने पल्लव वंश, गंग वंश और राष्ट्रकूट वंश को हराने का श्रेय प्राप्त है। तो उसके बारे में कोई ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। एक प्रश्न यहाँ से आता है कि विष्णुवर्धन जो चतुर्थ था, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो जाता है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये पराजित हो जाता है, जो 764 से 799 ईस्वी तक शासन करता है। तो ये बेंगी के चालुक्य वंश है। और अंतिम जो बेंगी के चालुक्य वंश का शासक होता अंतिम, उसका नाम है विजयादित्य सप्तम। क्या नाम है? विजयादित्य सप्तम। देखो, विजयादित्य सप्तम जो अंतिम बेंगी के चालुक्य का शासक होता है, बेंगी के चालुक्य वंश के शासक और चोल वंश, बेंगी के चालुक्य वंश के शासक और चोल वंशों ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। लेकिन एक चोल शासक होता है कुलोत्तुंग विजयादित्य सप्तम को हटाकर वहां का राज्य अपने पुत्र को सौंप देता है, और इस प्रकार बेंगी के चालुक्य वंश का पतन हो जाता है। तो ये थे बेंगी के चालुक्य वंश। अब हम बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश की। कल्याणी के चालुक्य वंश मैंने बताया था कि जो राष्ट्रकूट वंश है उसके पतन के बाद, क्योंकि ये सामंत थे राष्ट्रकूटों के, इसके पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश का उद्भव होता है। क्योंकि राष्ट्रकूटों का सामंत थे तो इसका संस्थापक होता है तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था, जो 993 से 997 ईस्वी तक शासन करता है। राष्ट्रकूटों का सामंत था। इसका जो चिन्ह था वो बारह था, बारह इसका चिन्ह था। परमार, चेदी तथा चोल शासक को इसने पराजित किया था। और तैलप द्वितीय के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बनता है वह बनता है सत्याश्रय, जो 997 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक शासन करता है। कन्नड़ कवि, जो एक कन्नड़ कवि होते हैं गदायुद्ध को इसने संरक्षण दिया था। इसका गुरु होता है
बिमल चंद्र जैन, जो एक बहुत बड़ा विद्वान होता है। चोल शासक राजराज प्रथम को पराजित किया था किसने? सत्याश्रय ने। सत्याश्रय के बाद जो उत्तराधिकारी आता है वह आता है सोमेश्वर प्रथम, जो 1043 से 1068 ईस्वी तक शासन करता है। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की थी, ट्रांसफर की थी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी, ठीक है। और जब युद्ध के दौरान संघर्ष में इसने चोल शासक राजा धीराज को युद्ध में मार दिया था। लेकिन कहीं कहीं इतिहासकार ये भी कहते हैं कि चोल शासकों की इतनी ज्यादा विजयों को देखकर इसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। तो इतिहासकार अलग अलग वर्णन भी करते हैं। उसके बाद जो इस काल का, इस वंश का सबसे महान शासक आता है वह आता है विक्रमादित्य सिक्स, छठा, जो 1076 ईस्वी से 1126 ईस्वी तक शासन करता है। और यह एक संवत चलाता है जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहते हैं। तो यहां से प्रश्न बन जाता है कि चालुक्य विक्रम संवत शुरू करने वाला कौन चालुक्य वंश का शासक था? तो कल्याणी के चालुक्य का विक्रमादित्य सिक्स। इसका एक राजकवि होता है बिल्हण, जो उसके राज दरबार में रहता है, जिसकी रचना विक्रमांक देवचरित है। क्या रचना है इसकी? विक्रमांक देवचरित। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर थर्ड, सोमेश्वर तृतीय बनता है, जो 1026 से 1138 ईस्वी तक शासन करता है। और ये बहुत बड़ा विद्वान होता है। इसकी एक उपाधि होती है भूलोकमल्ल। कौन सी उपाधि होती है? भूलोकमल्ल। और इसने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था मानसोल्लास, जो शिल्प शास्त्र पर आधारित था। कौन से शास्त्र पर? शिल्प शास्त्र पर। और उसके बाद जो सबसे अंतिम शासक होता है कल्याणी के चालुक्य वंश का, वो होता है सोमेश्वर चतुर्थ, 1181 से 1189 ईस्वी तक अंतिम शासक होता है। कोई ज्यादा ताकतवर होता नहीं है। यादव राजा भिल्लन से हार कर और डर कर ये जो है गोवा भाग जाता है, ठीक है। गोवा को उस समय रेपती द्वीप कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना, रेपती द्वीप। तो इस प्रकार से वहां पर चालुक्य वंश समाप्त हो जाता है और कल्याणी पर यादवों का अधिकार हो जाता है। तो एक कल्याणी वंश था, ये वेंगी वंश था, और ये बादामी के चालुक्य वंश थे। ये आपने चालुक्य वंश पढ़ा। अभी जो आप इसमें पढ़ोगे पल्लव वंश। पल्लव वंश जो इक्ष्वाकु वंश को अपदस्थ कर कर बने थे, उनके बारे में आप पढ़ो। अगर हम पल्लव वंश की बात करें तो आपको मैंने पढ़ाया था मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के जो सामंत थे वो थे इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु वंश को अपदस्थ करके जो नया वंश आता है वो आता है पल्लव वंश। समझ गए? सातवाहन वंश मैंने आपको पढ़ाया था, जहां से भूमि अनुदान की जो एक प्रक्रिया है वो चली थी। ब्राह्मणों को टैक्स मुक्त गांव दान देने की प्रथा थी। उसके बाद वहां इक्ष्वाकु वंश आता है, फिर इक्ष्वाकु वंश को अपदस्थ करके पल्लव वंश आता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिसने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया। इसकी उपाधि अवनी सिंह थी। और पल्लव वंश की जो भाषा थी वह भी संस्कृत थी। पल्लव वंश का जो वास्तव में अर्थ होता है वो होता है लता। और ये संस्थापक जो सिंह विष्णु था, ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। मतलब जो राजा है वो, हर एक राजा अलग अलग धर्म को मानने वाला है। तो सिंह विष्णु वैष्णव धर्म को मानने वाला था। इसके दरबार में कवि रहते थे जिनका नाम था भारवी। क्या नाम था? भारवी। संस्कृत के महान विद्वान थे। इनकी एक रचना है किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम भारवी की एक रचना है। और इसके बाद सिंह विष्णु के बाद इसका उत्तराधिकारी आता है महेंद्र वर्मन, जो 600 से 630 ईस्वी तक शासन करता है। पहले ये जैन धर्म को मानने वाला होता है, बाद में शैव धर्म अपना लेता है। एक शैव संत होते हैं अप्पर, क्या नाम है उनका? अप्पर। अप्पर के प्रभाव से शैव बन जाता है। और ये ग्रंथों की रचना करता है मत विलास प्रहसन, एक महान ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, उसकी रचना की है इसने। किसने? महेंद्र वर्मन ने। इसकी उपाधि थी विचित्र चित्त, गुणभर और मत विलास। ये तीन उपाधियां धारण किए हुए था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 से 680 तक शासन करता। बहुत ही शक्तिशाली और महान शासक होता है। ये उपाधि धारण करता है बातापी कोंड की। कौन सी? बातापी कोंड। बातापी कोंड की उपाधि यह पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद, उसकी पराजय के बाद धारण करता है। जैसे कि पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण करता है, वैसे ही नरसिंह वर्मन बातापी कोंड की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद धारण करता है। और इसकी कुछ अन्य उपाधियां भी हैं, जिनमें महामल और मामल, ये कुछ उपाधियां भी रही हैं अन्य,
किसकी रही हैं ये? नरसिंहवर्मन प्रथम की। और देखो नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में ही ह्वेनसांग ने 641 ईस्वी में इस राज्य की यात्रा की थी। ऐसा नहीं है कि ह्वेनसांग सिर्फ हर्षवर्धन के दरबार में ही आया था, ह्वेनसांग आया जरूर था उस समय। हर्षवर्धन जो है राजा था कन्नौज का, एक उत्तर भारत क्षेत्र के काफी बड़े एरिया का, लेकिन उसने संपूर्ण भारत का दौरा किया था। ठीक है, इससे पहले वो चालुक्य वंश भी पहुंचा था, मैंने बताया अभी। इसने महामल्लपुरम, जिसे आज क्या बोलते हैं महाबलीपुरम, एक नगर है, काफी बड़ा फेमस नगर है, उसकी स्थापना की थी। फिर नरसिंहवर्मन प्रथम के बाद जो शासक बनता है वो नरसिंहवर्मन द्वितीय बनता है। 680 से 720 ईस्वी तक शासन करता है। कांची का कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे राज सिद्धेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। कांची में राज सिद्धेश्वर का मंदिर का निर्माण कराने वाला कौन था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। और महाबलीपुरम के तटीय या सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और इसने चीन में 720 ईस्वी में एक दूत मंडल भेजा था और चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए इसने नागपत्तनम में, कहा नागपत्तनम में एक विहार का निर्माण कराया था। इसकी जो उपाधि थी वो राजसिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त, ये इसकी उपाधि थी। और इस वंश का, पल्लव वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है अपराजित वर्मन, अंतिम शासक है, जिसे जो चोल शासक है आदित्य प्रथम द्वारा परास्त कर चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बता दिया जाता है। मतलब चोल वंश का यहाँ पर प्रभुत्व जम जाता है। पल्लवों के समय, मैंने नोट करके लिखा है, पल्लवों के समय कांची की घटिका विद्या और कला के प्रमुख केंद्र थे। देखो पल्लवों के समय जो एक कांची में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, वो भी संस्कृत महाविद्यालय की, तो वो विद्या और कला के केंद्र थे। यहाँ पर ह्वेनसांग ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, अगर हम आगे हम बात करते हैं कला शैली की। पल्लव वंश की कला शैली की काफी फेमस रही कि पल्लवों के काल में ही द्रविड़ कला शैली का विकास हुआ। कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है, पूछ भी लिया जाता है। और यूपीएससी 2014 में एक प्रश्न आया था कि द्रविड़ कौन थे। ठीक है, तो द्रविड़ एक कला शैली है। कला शैली का विकास हुआ है द्रविड़ शैली का, जबकि जो चालुक्य वंश है उसमें बेसर शैली का विकास हुआ है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत 4 शैलियां अस्तित्व में आई उस समय, जिसे पहली शैली महेंद्र वर्मन शैली कहा गया है या मंडप शैली, दूसरी नरसिंह वर्मन शैली या मामल शैली, तीसरी है राजसिंह शैली और चौथी है नंदी वर्मन शैली। तो 4 शैलियों का विकास हुआ है पल्लव वंश में, वो भी द्रविड़ कला शैली के अंतर्गत। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने मंडप और रथ का निर्माण कराया था। कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है, मंडप और रथ का निर्माण कराने वाला पल्लव वंश का कौन शासक था? तो नरसिंह वर्मन। इसने जो है इन जो रथों का निर्माण कराया है उनमें सप्त पैगोडा कहकर पुकारा जाता है उन रथों को, जो काष्ठ कला पर से प्रभावित थे और एक बहुत बड़े पत्थर या चट्टान को काटकर उन मंदिरों का निर्माण करा गया है। ठीक है, और इन मंदिरों की जो संख्या है वो 7 है, कहीं कहीं पुस्तकों में 8 भी लिखा हुआ है, इसलिए इसे सप्त पैगोडा मंदिर कहा जाता है। सबसे बड़ा मंदिर जो है, ये सबसे बड़ा जो रथ है वो धर्मराज रथ है, और सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी रथ है। ठीक है, और ये रथों का निर्माण बौद्ध विहार और चैत्य से प्रभावित था। ये भी आप समझ लो, जो प्रभावित था ये बौद्ध विहार और चैत्य, यानी कि बौद्ध विहार आप समझ रहे होंगे बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थल, और चैत्य पूजा स्थल। ये भी प्रश्न आया था 2014 की यूपीएससी परीक्षा में। तो ये आपने पढ़ा दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में आपने चालुक्य वंश पढ़ा और पल्लव वंश पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश की बात करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा गुप्तोत्तर काल के बाद का जो इतिहास है, उत्तर भारत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे, नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगी वो पॉलिटी, और एक तरफ आपको मिडिवल हिस्ट्री की लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज इतना ही, थैंक यू।